हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम सीटेट का जनवरी जो 2012 में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पेपर कक्षा 1 से 5 तक की आज हम सीडीपी का जो सेट है उसे लगाएंगे। ठीक है, जो एक प्रैक्टिस पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे जाते हैं, इस बार भी संभावना है। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, केवल अनुवांशिकता, पालन पोषण और शिक्षा का। तो हम आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मानव व्यक्तित्व है या बाल विकास या मानव का जो विकास होता है वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अतः आपका जो एक ऑप्शन है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया वो आपका सही है। इसी क्रम में आज का जो हम दूसरा प्रश्न देखेंगे तो वो इस प्रकार है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षण अधिगम हमारी प्रक्रिया है उसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक नंबर 1 ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, या बच्चों की जो विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, या फिर इसके अलावा है कि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो इन सभी ऑप्शनों में जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि बच्चे की जो संरचना होती है, उसके विकास की दर होती है, उसका IQ लेवल होता है, वो भिन्न भिन्न होता है और वह भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। अतः सी इज द राइट ऑप्शन। इसी क्रम में हम आगे के प्रश्न पर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि प्रायः शिक्षार्थियों की जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां, तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति की ओर, विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, या वे कैसे सीखते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारी गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, वह इसकी ओर संकेत करते हैं कि वह कैसे सीखते हैं, इस बात का हमें पता चलता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो आध्यात्मिक, अनुभविक, व्यावसायिक हमारे क्षेत्र नहीं है। हमारा जो इमोशनल है, भावात्मक है, वह हमारा क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है। इसी क्रम में हमारा जो आज का 5वां प्रश्न है वह इस प्रकार है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है और वह थक गया है या उबने लगता है, तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, या बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, या फिर संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो हमें इससे पता चलता है जब कोई विद्यार्थी उबने लगता है कि एक ही कार्य बार बार उसी तरीके से किया जा रहा है, इसलिए वह उब रहा है। इसी क्रम में जो हमारा आज के सेट का हमारा 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण है वह क्या है। तो हमारा है समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना, या प्रकल्पना का परीक्षण करना। तो जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति है कि समस्या के प्रति जागरूकता। तो समस्या के प्रति जागरूकता हमारा प्रथम चरण है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 7वां है कि जो वायुगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है बच्चों को सीखने में निम्नलिखित से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल मिलती है। तो प्रथम है हमारा नैतिक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा सामाजिक और चौथा अनुवांशिक। तो वायुगोत्स्की के अनुसार हमारा जो सीखने को बल देता है वह सबसे अच्छा कारक है सामाजिक, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत दिया है। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खाली स्थान से प्रभावित है। तो वह हमारा है किससे? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से,
पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से या कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। तो जब भी वैविध्यपूर्ण आता है, विभिन्नता का आता है, तो हम जान सकते हैं कि जो हर्बर्ट गार्डनर साहब थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। अगला जो 9वां प्रश्न है वह इस प्रकार है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढती, ठीक है, और वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए उनसे कहती है कि आप लोग समूह में चर्चा करिए। सहयोगात्मक जो अधिगम है उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो उपागम है वह निम्न प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है, उनमें से हमें जानना है। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना या सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारता या फिर अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तो जो हमारा है कि सक्रिय भागीदारता पर आधारित है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो जो शिक्षक से संबंधित है वह है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु की प्रवीणता या बैठने की उचित व्यवस्था। तो इसमें जो शिक्षक से संबंधित कौशल है कि शिक्षक को विषय वस्तु में प्रवीण होना चाहिए, यानी वह जो भी विषय वस्तु पढ़ा रहा है उसमें उसे कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। इसी क्रम में जो अगला प्रश्न है 11वां कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता, यानी लड़कियों को भूमिका अधिक रखता है, तो यह दर्शाता है प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह या वैश्विक प्रवृत्तियां। तो अगर किसी भी जेंडर की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, किसी की उपेक्षा करी जा रही है, तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 12वां, तो वह है कि विद्यालय आधारित जो आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यह हमारा सिद्धांत वो प्रथम ऑप्शन है कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, या आकलन बहुत किफायती या मितव्ययी होना चाहिए, या फिर बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो इसका जो चौथा है डीमा ऑप्शन है कि जो बाह्य परीक्षक हैं उनकी अपेक्षा एक शिक्षक जानता है कि उनके विद्यार्थियों की क्या क्षमताएं हैं, क्या कमियां हैं, तो यही ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है हमारा 13वां कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह चेक करता है या जांच करता है कि क्या प्रश्न पत्र परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के खाली स्थान के बारे में चिंतित है, प्रश्नों के प्रकारों के बारे में, विश्वसनीयता के बारे में, वैधता के, या फिर संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के। तो इस प्रश्न से हमें स्पष्ट होता है कि वह संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने से प्रेरित है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है कि विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि बच्चे स्कूल में बेहतर स्कूल से बाहर सीखते हैं, वह अप्रासंगिक हैं या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, या शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, या फिर कि जो शिक्षार्थी हैं वो, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, या फिर जो एक शिक्षक है उसे हमेशा कक्ष के अनुदेश से नेतृत्व करना चाहिए। तो हमारा जो इसका सही आंसर है वह है हमारा कि शिक्षार्थियों के जो अनुभव है उनको प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण मानना चाहिए। इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कैसा होना चाहिए, कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए,
अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए या सीखने के विविध अनुभवों को अपनाना चाहिए। तो जो सीखने के विविध अनुभवों को हमेशा अपनाना चाहिए। इसी क्रम में जो हमारे अगले प्रश्न हैं कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो अब हम सभी जानते हैं कि मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बनाना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना या अपने सामाजिक मानदंड बनाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन को हमेशा बनाए रखना। इसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या फिर विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं होती, या सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है वह है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। इसी क्रम में हमारा जो 19वां प्रश्न है वह है कि एक शिक्षिका को पाठ वस्तु और इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है 19वां कि एक शिक्षिका को पाठ वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करते हुए और अपने विद्यार्थियों से यह चर्चा करती है कि विद्यार्थी इस जानकारी यानी नॉलेज को अपने पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। तो यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है, पुनर्वलन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, ज्ञान के निर्माण पर या अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर। तो यह ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। इसी क्रम में जो हमारा आज का 20वां प्रश्न है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है, तो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, अजनबी दुश्चिंता के कारण, वियोग दुश्चिंता या सामाजिक। तो इसमें जो सही करेक्ट आंसर है वह है संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। इसी क्रम में जो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है। तो दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या फिर कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है। तो यह हमारी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, वह हमारी कक्षा में विविधता का उत्साह मनाती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, निबंधात्मक या लघु उत्तरात्मक। तो लघु उत्तरात्मक हमारा है नहीं, छोटे प्रश्न लिखे जाते हैं। मुक्त उत्तर में जो है हमारे उसमें हम प्रश्न किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। निबंधात्मक बड़े होते हैं और जो सत्य एवं असत्य है वह हमारा वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत ही आता है। इसी क्रम में जो हमारा 23वां प्रश्न है कि बीजों के अंकुरण की संकल्पना को हमें बताना है बच्चों को, यानी जो उनकी संकल्पना है शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। तो श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और उनका वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र को दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना, या विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन सबसे प्रभावी ढंग हो सकता है। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है 24वां कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल होती है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, या बच्चे ने उत्तरों का सही तरीके से याद नहीं किया। तो जब भी कोई बच्चा फेल होता है इसका आशय हमारी व्यवस्था फेल हुई है। इसी क्रम में जो हमारा 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था का लचीलापन, या केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित।
तो जो हमारा सही उत्तर है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था का लचीलापन होना चाहिए। इसी क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, तो 26वां प्रश्न इस प्रकार है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा हो सकता है? तो रटने को प्रोत्साहन करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। तो हमें अगर शिक्षण को अधिगम में बदलना है, पढ़ाई को आपके सीखने में बदलना है, तो इसे हमें बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार, जो कोलबर्ग है उन्होंने नैतिक सिद्धांत दिया था, उनके अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित जो भी चर्चाएं हैं उनमें उन्हें शामिल करके वह विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों को बढ़ा सकता है या उनका विकास कर सकता है। इसी क्रम में हमारा जो 28वां प्रश्न है सीडीपी का कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो वह हमारी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता पर, या फिर विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता पर, या सामाजिक मुद्दों से सरोकार होकर, या फिर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो जो हमारा संज्ञानात्मक विकास के चरण है उसमें इंद्रिय गामक जो हमारी अवस्था है वह मुख्य रूप से अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर आधारित होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का जो 29वां प्रश्न है कि जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ बातचीत करनी चाहिए, या फिर प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, और लास्ट का जो ऑप्शन है कि बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो विशेष विद्यालय में हमें किसी भी विद्यार्थी को भेजना नहीं है, क्योंकि यह उसके साथ या उस व्यवस्था के साथ अनुकूल नहीं होता है। उसके साथ हमें उपाय करना चाहिए कि जो भी सरकार सहकारी योजनाएं हैं उन्हें विकसित करने के लिए उनके माता पिता से हमें चर्चाएं करनी चाहिए। इसी क्रम में आज का जो अंतिम प्रश्न है कि जो छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करके वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखें, या शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, या वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीखें। तो वह पाठ्य पुस्तक या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।